अभी तक हमने धर्म को गहराई से समझने की चेष्टा की और उसमें मनुष्य जन्म के इस सुंदर अवसर का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें, उसके लिए कुछ अनुशासन भी देखें। ये भी देखा कि फाइनली इस शरीर के रहते हम जो भी किरदार निभाएंगे, जैसे ही ये शरीर छूटेगा सब के सब किरदार एक साथ में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद बचेगा क्या? तो इस मनुष्य जन्म में अलग अलग अनुभवों के द्वारा हमारी अंदर की दुनिया जैसी बनी, मन बुद्धि चित्त अहंकार जिस तरह से परिपक्व हुए, वही साथ में जाने वाला है। तब जाके ये भी एक उत्कट निश्चय बनने की संभावना जगी कि इस मनुष्य जन्म को इस व्यवहार व्यवसाय के खेल में कहीं हम व्यर्थ ना गंवा दें। और उसके लिए धर्म को समझना और अनुशासनों का पालन करना ये और ज़्यादा ज़रूरी लगने लगा। एक सिनॉप्सिस अगर कहा जाए तो मैं कहता हूँ, हर जीव की अंदर की सुंदर ताकतों को फुल्ली ब्लॉसम करते हुए जीवन जीना ये धर्म है, और उसके अंदर बाधा बनने वाली हर क्लिष्ट वृत्ति को, नकारात्मक ताकत को, हर हानिकारक आदत को त्यागते जाना भी धर्म ही है। अपने द्वारा किसी का कल्याण भी धर्म है, और उनके कल्याण से जगे हुए पुण्य से हमारा कल्याण वो भी धर्म ही है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं अब जीवन को गहराई से समझ लेते हैं, और उसके लिए उत्साह जगा लो, प्रेम का तड़का डाल लो और स्टूडेंट का कैप ऑन कर लो। इस एक सूत्र में हमारे ऋषियों ने इतना गहरा जीवन का सत्य इतना खुल के एक्सप्रेस कर दिया। कह रहे हैं, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। संपूर्ण ब्रह्म उसी चेतना से बना है जिस चेतना से एक 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 जीव बना है। अच्छा, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हजारों सालों पहले ये ब्रह्म सत्य हमारे ऋषियों ने एक्सप्लोर किया है और उसको अलग अलग ग्रंथों में लिख के रखा हुआ है। किसी ने कहा है अहम ब्रह्मास्मि, किसी ने कहा है सच्चिदानंद रूपोहम, शिवोहम शिवोहम। ये हमारे ऋषियों ने दिया हुआ हाईएस्ट ट्रुथ का नरेशन हमें ऑलमोस्ट हर एक ग्रंथ में मिलेगा। भगवत गीता से लेके, श्रीमद् भगवतम से लेके, पतंजलि योग सूत्र से लेके, अष्टवक्र गीता से लेके, हर ग्रंथ में अलग अलग तरीके से इसी ब्रह्म सत्य का वर्णन मिलेगा। और रिसेंटली कुछ 40, 50, 60, 100 साल पहले जब साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से साइंटिस्ट ने उसको एक्सप्लोर करने का प्रयत्न किया ब्रह्म को, तो उन्होंने भी एग्जैक्टली यही पाया। तो कभी कभी ये लगता है कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी वो एक दूसरे के अलग हैं या अलग दिशा के की खोज दिखाई देती है,
लेकिन एक्चुअली उनको देखा जाए तो तरीके अलग हैं, लेकिन खोज उसी चेतना को रहे हैं दोनों। साइंस वो गैजेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड अलग अलग संसाधनों के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से जीवन दुनिया को, चेतना को, 5 तत्वों को समझने की चेष्टा कर रहा है। और वही एक्सप्लोरेशन स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने, मैं उनको जो ऋषि मुनि जो हैं उनको मैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहता हूँ, उन्होंने अपनी बुद्धि, अपने ध्यान, अपनी जीवन की समझ का इस्तेमाल करते हुए, सेंसिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वही सत्य खोजा है। सो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, मैं उसको अलग मान ही नहीं रहा। ऐसा ही एक खेल है। मैं साइंस के पर्सपेक्टिव से अगर देखूं इसको, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, तो ब्रह्म को समझने के लिए उन्होंने टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल किया। अच्छा, जहां जहां उनकी नज़र पहुंची टेलीस्कोप्स के द्वारा, उनको अति विशाल गैलेक्सीज नज़र आई। अभी तक उन्होंने 500 बिलियन गैलेक्सीज देखी हैं, 500 अरब गैलेक्सीज नज़र आई हैं उनको, उसके परे उनकी नज़र पहुंची नहीं। यानी ब्रह्मांड में सचमुच कितनी गैलेक्सीज है अभी तक किसी को नहीं पता। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से ये बात कह रहे हैं। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखो तो हमेशा से इस ब्रह्मांड को अनंत ब्रह्म कहा है, एंडलेस यूनिवर्स कहा है, क्योंकि अभी तक अंत समझ में नहीं आया है। अच्छा, हर गैलेक्सी के अंदर के लाखों करोड़ों तारों को देखा गया। अब उन 500 अरब गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है, जहां 250 अरब से ज़्यादा तारे हैं। उनमें से एक तारा अपना सूर्य है, और सूर्य के आसपास 9 ग्रह घूम रहे हैं। अच्छा, सूरज से जो तीसरा ग्रह है, पृथ्वी है, उसके अंदर देखो तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। बाकी का पूरा 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। उसके ऊपर, उस सरफेस के ऊपर आए हुए 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। उसमें सबसे बड़ा एशिया, उसमें भारत देश, उसमें आपका राज्य, उसमें आपका शहर, उसमें आपका एरिया, उसमें आपका घर, और आप वहाँ बैठे हो। आपके घर से लेके, आपके शहर से लेके, राज्य से लेके, भारत देश से लेके, एशिया कॉन्टिनेंट से लेके, पृथ्वी से लेके, सोलर सिस्टम से लेके, मिल्की वे गैलेक्सी से लेके अनंत ब्रह्म तक, इस पूरे के पूरे पैराफर्नेलिया में एक फैंटास्टिक साम्य है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों का बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों के अंदर पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, ये जो 4 तत्व हैं, वो बने हैं एटम्स से। एटम्स बने हैं न्यूट्रॉन्स, ऊपर लगे हुए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। न्यूक्लियस जो है, केंद्र है एटम का, वो है न्यूट्रॉन्स और ऊपर लगे हुए प्रोटॉन्स से, और इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। उन दोनों के बीच में, न्यूक्लियस, केंद्र और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, हर एटम के अंदर भयंकर मात्रा में खाली जगह है। 2 एटम्स के बीच में भी बहुत सारी खाली जगह है, और इस खाली जगह से बना हुआ ब्रह्मांड है पूरा। एटम्स जहाँ सबसे नज़दीक आ गए हैं वो पृथ्वी तत्व बना है, उससे कम कंडेंसेशन है जल तत्व में, उससे कम कंडेंसेशन है एटम्स का वायु तत्व में, और उससे कम है अग्नि तत्व में। ऐसा बना हुआ ब्रह्म है, और पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इन 4 तत्वों में बहुत सारी खाली जगह है। उस खाली जगह को आकाश तत्व कहते हैं।
जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स एंड क्वांटम फिजिसिस्ट इन्होंने इन पांचों तत्वों को और गहराई से समझने के लिए इन पांचों तत्वों के अलग अलग टुकड़ों को बड़े बड़े माइक्रोस्कोप्स के अंदर मैग्नीफाई करके देखा तो रियली अमेजिंग अनुभव हुआ है उन्हें। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, ये चारों तत्व एटम्स से बने हैं। एटम्स जहाँ सबसे ज़्यादा कंडेंस हो गए, सबसे ज़्यादा घनीभूत हो गए हैं, सबसे नज़दीक आ गए हैं, वो पृथ्वी तत्व बना है। उससे कम कंडेंसेशन है एटम्स का जल तत्व में, उससे कम है वायु तत्व में, और सबसे कम कंडेंस्ड फॉर्म एटम्स का अग्नि तत्व में। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इनसे बने हुए एटम्स पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि चारों तत्वों को बना रहे हैं। और चारों तत्वों में न्यूक्लियस और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो खाली जगह है, जिसको आकाश तत्व कह रहे हैं, उसका जब नाप निकाला गया तो देखा उन्होंने कि 99.99999999% एम्प्टी स्पेस है। 99 के बाद पॉइंट के बाद 9 बार 9, 99.99999999% एम्प्टी स्पेस है। एंड जो फिजिकल द्रव्य है, फिजिकल मास है, वो 0.0000000001% है। 0 के बाद 8, 0 के बाद 1, इतना ही द्रव्य है, मास है। बाकी पूरा ब्रह्मांड खाली 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 ही है। और उस खालीपन को जब उन्होंने समझने की चेष्टा की, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि एटम के लेवल पर भी और सोलर सिस्टम्स के लेवल पर भी यही चीज हो रही है कि जैसे एटम में न्यूक्लियस और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत सारी खाली जगह, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ जुड़ा रहता है किसी अदृश्य शक्ति की वजह से। वही चीज सूर्य के आसपास घूमते हुए 9 ग्रहों में दिखाई दे रही है। वही चीज पृथ्वी और उसके आसपास घूमते हुए चंद्रमा में दिखाई दे रही है। इतनी विशाल खाली जगह होने के बावजूद चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द ही घूमता है, अंतरिक्ष में डिस्पर्स नहीं हो जाता। 9 ग्रह वो सूर्य के आसपास ही घूमते रहते हैं सौर मंडल में, डिस्पर्स नहीं हो जाते। वो क्या शक्ति है, ये समझने के लिए साइंटिस्ट ने ये जो खाली जगह दिख रही है न्यूक्लियस और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उसको टैप करके उसको समझने की चेष्टा की। तब उनको समझ में आया कि ये अपेरेंटली खाली दिखने वाली जगह खाली है ही नहीं, प्योर एनर्जी से बनी हुई है, भरी हुई है। उस एम्प्टीनेस में प्योर एनर्जी है। और एटम के अंदर भी खाली जगह में प्योर एनर्जी, 2, 4, 5 जो भी एटम्स बने हैं जिससे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि चारों तत्व बने हैं, हर एटम के अंदर भी और 2 एटम्स के बीच में भी
ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेस, और हर एम्प्टी स्पेस भरी हुई है एनर्जी से। आपने वो जो इक्वेशन सुना होगा, E = mc²। ये जो E है, ये जो एनर्जी है, वो एनर्जी पूरी की पूरी ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसी एनर्जी को हजारों सालों पहले, विदाउट यूजिंग एनी टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, हमारे ऋषि मुनियों ने समझा हुआ है, जाना हुआ है, डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ है स्पिरिचुअल बुक्स में। इस एनर्जी को हमारे ऋषि कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना कहते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ कि पांचों तत्व एनर्जी से ही बने हैं। उसी एनर्जी के अलग अलग स्वरूप हैं, और ये बात 15,000 14,000 साल पहले ऋषि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को ब्रह्म ज्ञान सुनाते हुए डॉक्यूमेंट करके रखी हुई है। वो कह रहे हैं संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही चेतना का बना हुआ है, और ये जो 5 तत्व हैं वो उसी चेतना के अलग अलग स्वरूप हैं। सबसे स्थूल स्वरूप पृथ्वी तत्व है, सबसे सूक्ष्म स्वरूप आकाश तत्व है। पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी का ही फील्ड है, चेतना का ही एक क्षेत्र है। अच्छा, मॉडर्न साइंस यहाँ आके रुक गया, इसके आगे अभी तक नहीं जा पाया है। हमारे ऋषियों ने उसी चेतना को, उसी एनर्जी को और गहराई से समझा हुआ है। उन्होंने ये भी समझा है कि ये चेतना किस चीज से बनी है। मॉडर्न साइंस के ये कह रहा है कि पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, पांचों तत्व एनर्जी से ही बने हैं। हमारे ऋषि और गहराई से उसको समझते हुए ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ब्रह्म चेतना से बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश ये उसके अलग अलग स्वरूप हैं, और पृथ्वी, जल, वायु या अग्नि, इन चारों तत्वों से बनी हुई कोई भी चीज़ जो विद्यमान है संपूर्ण ब्रह्मांड में, वो जीव ही जीव हैं। निर्जीव ऐसा कुछ है ही नहीं। यानी अगर आप देखो तो ये भी जीव ही है, ये भी जीव ही है, ये भी जीव ही है, और कोई कीड़ा उड़ रहा हो तो वो भी जीव है, पौधे भी जीव ही हैं, पक्षी भी जीव ही हैं, प्राणी भी जीव ही हैं, मनुष्य भी जीव ही हैं। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो जीव ही जीव है, लेकिन हर जीव की अपनी अपनी स्थिति है उत्क्रांति की। एवोल्यूशन में हर जीव की स्थिति अलग अलग है। उन स्थितियों को हमारे ऋषियों ने योनियां कहा है। आपने ये शब्द सुना होगा, योनि। योनि माने क्या है? इट्स ए स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। अच्छा, इन योनियों को भी बहुत गहराई से समझ के ऋषियों ने उसके 2 पार्ट किए हैं, 2 विभागों में सेग्रीगेट किया है, अचर योनियां और फिर चर योनियां। अचर योनियां माने क्या कि कोई जीव अगर अचर योनि का जीव है तो वो अपनी इच्छा से एक जगह से दूसरी जगह विचरण नहीं कर सकेगा, मूवमेंट नहीं कर सकता, अचर है। जैसे एवोल्यूशन की स्थितियों में सबसे पहली स्थिति, मोस्ट इनिशियल स्टेज ऑफ एवोल्यूशन, कह रहे हैं शीला योनि, पत्थरों की दुनिया है, जिसमें रेत के कण से लेके बड़ी बड़ी शिलाओं से लेके पहाड़ों तक, मेटल्स से लेके मिट्टी तक शीला योनि के जीव हैं। फिर इवॉल्व होते होते उन जीवों को वृक्ष योनि प्राप्त होती है। वृक्ष योनि भी आप गौर से देखना, कई बार
कंक्रीट में से पौधा निकलता है या मिट्टी में से पौधे निकलते हैं, शीला योनि में से वृक्ष योनि में आ रहा है जीव। अच्छा, शीला योनि और वृक्ष योनि, उसमें छोटे पौधों से लेके बड़े बड़े पेड़ों तक। चिनार का पेड़ आप सोचो 10-10, 12-12, 15-15 हजार सालों तक एक ही जगह पर खड़ा रहता है। शीला योनि का जीव है जीव ही। अच्छा, लेकिन शीला योनि और वृक्ष योनि, वृक्ष योनि का जीव है वो पेड़, यानी एक ही जगह पर। ये योनियाँ ऐसी हैं, शीला योनि और वृक्ष योनि, जिनको अपनी इच्छा से मूवमेंट करने की आज़ादी नहीं, तो उनको अचर योनियों में रखा है। उसके बाद चर योनि प्राप्त होती है किसी जीव को, तो वो कहते हैं कीटक योनि से चर योनि की शुरुआत होती है। कोई छोटा मोटा कीड़ा हो, उससे लेके बड़े बड़े कॉकरोचेस तक का कीटक योनि के जीव। अच्छा, उसके बाद पैरेलली पानी में रहने वाले जीवों को, जैसे वो एम्फीबियन सोल्स कहते हैं, उनमें जैसे मत्स्य योनि है या इस तरह की योनियाँ अवेलेबल, या थल में रहने वाले, जल और थल में रहने वाले जीवों की योनियाँ अलग हो जाती हैं। थल योनि में जैसे कहते हैं पक्षी योनि है, छोटी चिड़िया से लेके बड़े बड़े ऑस्ट्रिचेस तक पक्षी योनि है। उसके बाद जिसको मैमल्स कहते हैं हम, जिसको जानवर योनि या पशु योनि या एनिमल किंगडम कह सकते हैं, उसमें छोटे से चूहे से लेके बड़े बड़े हाथी तक ये योनियां हैं। वो सब क्रॉस करने के बाद जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। अच्छा, मनुष्य योनि में भी परिपक्वता आने के बाद की जो योनियां हैं आगे की, उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। मनुष्य योनि के बाद 3 पैरेलल ट्रैक्स खुलते हैं जीव के सामने। उसमें कहते हैं यक्ष योनि, गंधर्व योनि और किन्नर योनि। अच्छा, यक्ष योनि माने क्या? तो मनुष्य योनि में परिपक्वता आते आते जो किसी एरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स बनने के लिए बड़ी जिम्मेदारियां लेने लगे, वो यक्ष योनि की तरफ गए। जैसे किसी जगह का कोई कॉरपोरेटर बना या मेयर बना या एमएलए एमपी बना, ये यक्ष योनि के जीव हैं। आप देखोगे वो सामान्य लोग नहीं होते। मनुष्य योनि में रहते हुए ही उनको यक्ष योनि प्राप्त हुई हो, तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेने का अपने आप मन करता है उनको। ये यक्ष योनि के जीव। फिर गंधर्व योनि के जीव कौन से? जो आर्ट में रस लेने वाले, डांस में या एक्टिंग में या नृत्य में, अलग अलग तरह के आर्ट्स के द्वारा अपने आप को और सुंदर समृद्ध बनाते जाते हैं। ये गंधर्व योनि के जीव हैं। और उसके बाद तीसरी जो पैरेलल योनि है, जिसको किन्नर योनि कहते हैं। किन्नर योनि माने क्या? वो सेवा के लिए तत्पर होने लगते हैं। मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँगा। एज एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर मैंने ये रियली हज़ारों बार देखा है। सपोज़ गुरुदेव ने कहा कि भाई यहाँ जाके कोशिश कराओ। अब उस देश में कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे हमें, आज भी वही प्रोसेस चल रहा है, कि हम कहीं भी गए तो वो हमारे खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, रहने खाने पीने की व्यवस्था होगी, वो हमें इधर उधर लेके जाने की जिम्मेदारी लेंगे। वो सेवा में लगने का उनका अपने आप ही मन होता है। ये मैं आगे की अगर बात करूं तो यक्ष गंधर्व किन्नर योनि जो है, उसके आगे
देवी देवताओं की योनि है, जो बड़े प्रसन्न, सुखमय, आनंदमय जीवन, उत्सव मना के जीवन जीने वाले लोग, उनके ख्याल रखने वाले, उनकी देखभाल करने वाले किन्नर योनि के लोग होंगे। आपने ही देखा होगा, कोई टीचर बन रहा हो तो वो जहाँ जाके कोर्स सिखाने लगेगा, उनका ख्याल रखने के लिए, उनकी नीड्स को संभालने के लिए कोई ना कोई वॉलंटियर लग जाता है काम में। और ये सामान्य लोग नहीं होते दुनिया के। अच्छा, हर एक के पास अगर आप वो अपेक्षा करोगे और उस योनि का जीव नहीं होगा तो वो कर ही नहीं पाएंगे, इच्छा ही नहीं होती उनको करने की। ये किन्नर योनि का खेल है भाई। अच्छा, सो मनुष्य योनि के बाद यक्ष, गंधर्व और किन्नर, ऐसे 3 पैरेलल लाइंस खुलते हैं। उसके बाद परिपक्वता आते आते देवी देवताओं की योनि खुलती है। उसके ऊपर जाते जाते सिद्धों की योनि प्राप्त होती है। हर जीव की जो इतनी सुंदर सुंदर सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों को उजागर करके जीवन जीने में रस आने लगता है उनको। उन सिद्धों की योनि के ऊपर ऋषि योनि है। और ऋषि योनि के बाद अगर इस पूरे प्रोसेस को पिरामिड की तरह देखा जाए तो जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाते जाओगे वैसे ऊपर कम जीव नजर आएंगे आपको। लिटरली आप काउंट ही नहीं कर पाओगे, इतने जीव वृक्ष योनि में दिखाई देंगे। उसमें से कीड़े मकोड़ों की संख्या कम हो गई, उसमें से पक्षियों की संख्या और भी कम हो गई, प्राणियों की संख्या और भी कम है। मनुष्य योनि वाले तो अभी 7, 7.5, 8 अरब लोग ही हैं। मनुष्य योनि के ऊपर अगर यक्ष, गंधर्व, किन्नर योनि के लोगों को देखोगे और भी कम, उसमें देवी देवता तो और भी कम। ऐसा ये एक, जैसे जैसे पिरामिड में ऊपर ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे जीवों की संख्या कम होती जाती है। और फिर मनुष्यों के बाद यक्ष, गंधर्व, किन्नर, उसके बाद देवी देवता, उसके बाद सिद्ध, उसके बाद ऋषि, और उसके बाद एक ही जीव है, टॉप मोस्ट योनि जिसको कहते हैं परमात्मा योनि कहते हैं। वहाँ एक ही जीव है, मोनोपोली है वहाँ। वो जीव जब शरीर लेकर मृत्यु लोक में वापस आता है, मनुष्य का शरीर लेकर मृत्यु लोक में वापस आता है, इसीलिए उसको अवतरण कहते हैं। वो नीचे आ रहा है, वो ऊपर नहीं जा रहा। वो नीचे जब आता है शरीर लेके, शरीर के बंधनों के साथ जुड़ने के लिए खुशी तैयार होता है, कोई स्पेसिफिक उद्देश्य लेकर, पर्पस लेकर आता है, इसलिए उसको अवतरण कहते हैं। जब वो प्रक्रिया होती है, वो जीव शरीर लेके मृत्यु लोक में वापस आता है समष्टि के कल्याण के लिए, तो उसको अवतार कहते हैं माय डियर। परमात्मा योनि का जीव मनुष्य का शरीर लेके आ गया वापस। इसके बारे में फिर कभी ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो शीला योनि से, वृक्ष योनि से, कीटक योनि से, पक्षी योनि से, प्राणी योनि से, मनुष्य योनि से, फिर आगे की योनियाँ, ये जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, हर जीव की एवोल्यूशन की अपनी स्थिति है। अपनी स्थिति पर हर जीव इवॉल्व करता करता आगे बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो भी मनुष्य योनि के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, उनका एक एक का जीवन देखो। हमने कभी कहीं शुरुआत की होगी वृक्ष योनि से, शीला योनि से। अच्छा, आपने ये शायद सुना भी होगा, सीता मैया भूमिपुत्री थी।
और वो द्रौपदी अग्नि से जन्मी थी। अग्नि तत्व का जीव शरीर लेके आया। बहुत सूक्ष्म जगत की बातें हैं ये उस पर्सपेक्टिव से जो समझ नहीं पाता वो इन सुंदर सुंदर रहस्यों को माइथोलॉजिकल स्टोरीज समझ लेता है माय डियर। कहानियां मान लेता है। मैं कह रहा हूं एक एक जीव अलग अलग शरीर बदलते बदलते रियली लाखों जन्मों वाली यात्रा करते करते आज इन शरीरों के साथ यहां बैठे हैं। अच्छा, ये प्रोसेस इनेविटेबली हुआ होगा। अगर मनुष्य के शरीर मिले हैं तो ये सभी की सभी योनियां क्रॉस की ही होंगी। देयर इज नो एस्केप। देयर आर नो शॉर्टकट्स हियर। अच्छा, साइंटिफिकली अगर इसी बात को देखा जाए तो ह्यूमन जीनोम का स्टडी करने वाले, जेनेटिक मैपिंग का अध्ययन करने वाले जो साइंटिस्ट्स हैं वो इसी बात को इतना ब्यूटीफुली डिपिक्ट कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, ह्यूमन जीनोम के अंदर अस्तित्व में जितने भी जातियां प्रजातियां हैं उन सभी के ट्रेसेस नजर आए हैं। अच्छा, मैं मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में कोर्स सिखा रहा था और तब मैंने ये बात सबके सामने खोली। वहाँ रॉबर्ट नाम के एक हमारे साथ पार्टिसिपेंट बैठे थे। वो रियली एंथुजियास्टिकली उठ के खड़े हुए मुझे वो कहते हैं, ऋषि जी आप ये जो डिस्क्राइब कर रहे हो, मैं मेलबर्न यूनिवर्सिटी का जेनेटिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। ये बात मुझे लोगों को जब समझानी होती है मैं समझा ही नहीं पाता, और आप कितना इजीली उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। वो क्या बोल रहे थे पता है? और एक साइंटिस्ट की जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की जब बात सुन रहे हैं हम, इट इज़ रियली एक्साइटिंग। वो क्या कह रहे थे कि जैसे देखने के प्रोसेस में फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है आंखों का, आंखों से हम देखते हैं लेकिन फिजिकल इंस्ट्रूमेंट आंख है, देखने वाला मन है। सुनने के प्रोसेस में फिजिकल इंस्ट्रूमेंट कान के हैं लेकिन सुनता है मन। सपोज आप यहां बैठे हो, मेरे शब्द तो आपके कानों पर पड़ ही रहे हैं, लेकिन आपका मन अगर किसी और विचार में हो तो सुनने का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होता, क्योंकि सुनने वाला मन कुछ और कार्य कर रहा है अभी। वो ये कह रहे हैं सुनने के प्रोसेस में आँखों का, कानों का इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, देखने के प्रोसेस में आँखों का इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट आँख या कान है। वैसे ही कर्मों के प्रोसेस में कर्म को फिजिकली होल्ड करने वाला इंस्ट्रूमेंट है जीन्स। ये खुद कह रहे हैं वो। और यही बात जब सुदर्शन क्रिया का साइंटिफिक स्टडी हुआ, उससे होने वाले मिलने वाले रिजल्ट्स का, तो यही समझ में आया जेनेटिक मैपिंग बदल जाता है। माने क्या? कर्म बदल रहे हैं। जिन मैपिंग्स को लेके कोई व्यक्ति पैदा हुआ, जैसे हरेक का थंबप्रिंट अलग है, वैसे हरेक का जेनेटिक जीनोम एकदम ही अलग अलग। उस कर्म का स्ट्रक्चर लेकर इस शरीर में आया, लेकिन वो जैसे ही सुदर्शन क्रिया या मेडिटेशन करते हैं पूरा का पूरा जेनेटिक मैपिंग बदल जाता है। वैसे ही कर्म बदलते हैं
और दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग। उसी तरह जैसे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है आंखों का, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है कानों का देखने या सुनने के प्रोसेस में, कर्म फल का फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है जीनोम। अच्छा, इस मैक्रो समझ को एक एक जीव के जीवन पर अगर हम ले आए, मैं कहता हूं इस मैक्रो से माइक्रो पर आओ, अगर ब्रह्मांड से पिंड पर आओ, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे जो कह रहे हैं, मैं उसको इस तरह से समझाता हूं, ये ब्रह्म अगर चेतना का सागर है तो उसी सागर में बनी हुई ये लहरें हैं, उठी हुई लहरें हैं, ये सब उसी पानी से बनी हुई। गुरुदेव ने वो जो बर्थडे का सॉन्ग दिया है हमें, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियां ब्रह्म ज्ञान की, तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना, तू है सुंदर बूंद उस चेतना की। द बिगेस्ट ट्रुथ ऑफ लाइफ, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। मॉडर्न साइंस को ये बात समझ में आने लगी, संपूर्ण ब्रह्मांड चेतना का ही बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु और अग्नि उसी चेतना के अलग अलग स्वरूप हैं, और पूरा का पूरा ब्रह्म आकाश तत्व का खाली ही खाली स्पेस का ही बना है। ये मॉडर्न साइंस का अभी तक का एक्सप्लोरेशन है। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल गए। उन्होंने पूरे ब्रह्म को अलग अलग योनियों में समझा है गहराई से, और उन्होंने उन सभी जीवों को बनाने वाली चेतना को भी बहुत गहराई से समझा है। ब्रह्म को बनाने वाली चेतना को भी एक्सप्लोर किया है। कह रहे हैं ये जो ब्रह्म की चेतना है, जिसके अंदर व्याप्त हर जीव अपनी अपनी स्थिति पर इवॉल्व कर रहा है, वो चेतना 3 एट्रीब्यूट्स वाली है, 3 लक्षणों वाली है। कह रहे हैं सत, चित और आनंद। उसमें 3 गुण हैं और 3 दोष हैं। तमस, रजस और सत्व, ये 3 गुण हैं। वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हैं। ब्रह्म में भी वही, एक जीव में भी वही। मैं उसको और सिंप्लीफाइड तरीके से अगर एक्सप्रेस करूं, मैं कहता हूं इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जीव आत्मा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस परम आत्मा। जीवात्मा, परमात्मा, दोनों बने हैं सत, चित और आनंद से ही। सुन रहे हो मेरी बात? अच्छा, इसको और गहराई से समझना हो, सच्चित और आनंद से ही बना हुआ हर जीव अगर है, तो एक जीव दूसरे जीव से इतना अलग अलग क्यों नजर आता है? तो मैं उसको इस तरह से समझाऊंगा। पूरे ब्रह्म में अगर पानी को आप देखोगे, किसी नल का पानी हो, बोतल का पानी हो, या बारिश का पानी हो, या समंदर का पानी हो, पानी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या? तो H2O, 2 एटम्स हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का, मिला के पानी का मॉलिक्यूल बना, H2O बना। बेसिक स्ट्रक्चर एग्जैक्टली यही है हर पानी की बूंद का। लेकिन हर बूंद जिन जिन अनुभवों से गुजरी होगी, कहीं कार्बोनेट इकट्ठा किया, कहीं बाइकार्बोनेट, कहीं कैल्शियम, कहीं मैग्नीशियम, कहीं टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, कहीं हार्डनेस, TDS इकट्ठा करते करते हर बूंद का केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग होगा। एग्जैक्टली लाइक दैट अस्तित्व में जो भी जीव हैं उनका स्वभाव है सत, चित और आनंद का। लेकिन हर जीव जिन अनुभवों से गुजरते गुजरते आज ऐसा बना है, उन अनुभवों का जो असर रह गया, जिसको हम प्रभाव कहेंगे,
जिसको हम कर्म कहेंगे, जिसको हम इम्प्रेशंस ऑफ द पास्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ द पास्ट कहते हैं, वो अलग अलग होने की वजह से किसी की चेतना में कोई रस जगा है, किसी और की चेतना में कोई और रस जगा है। किसी की चेतना में वीर रस दिखाई देता है, किसी की चेतना में श्रृंगार रस है, किसी की चेतना में करुणा रस है, किसी की चेतना में बिल्कुल करुणा नहीं दिखती। ऐसे अलग अलग फ्लेवर्स वाले ये हर जीव, लेकिन हर जीव का स्वभाव तो है सतचित और आनंद का ही। मैं इसको कहता हूं, एक एक जीव का जीवन अगर देखो तो अलग अलग शरीर बदलते बदलते, जब हमने शरीर लिया हमने उसको जन्म कहा, शरीर छोड़ा तो हमने उसको मृत्यु कहा। अलग अलग शरीर बदलते बदलते लाखों जन्मों की यात्रा करते करते आज हम यहाँ बैठे हैं, और ये शरीर छूटने के बाद भी वो आगे की यात्रा चालू रहेगी। मैं उसको अनंत यात्रा कहता हूँ, एटर्नल जर्नी है वो। मैं ये कह रहा हूँ, एक एक जीव के जीवन को देखते जाओ। सब सुन रहे हो ना? मैं कहूँगा मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट ये जो जीवन चल रहा है, हर क्षण दो विभागों वाला जीवन है हर एक व्यक्ति के लिए, हर जीव के लिए। बाहर की दुनिया बनी है व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से, अंदर की दुनिया बनी है 7 सेक्शन से, शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और इन सब के द्वारा जीवन का अनुभव करने वाले जीव बैठे हैं ये सब। अच्छा, मैं शरीर और श्वास को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता। क्यों? क्योंकि कभी तुम्हारे पास शरीर है, कभी नहीं है। ऐसा कई बार हुआ है, हजारों लाखों बार हुआ है। श्वास टूटा, शरीर खत्म। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो तुम्हारे ही चेतना के, इंडिविजुअल चेतना के ही 4 मोड्स हैं, वो उसी स्थिति में आगे चले। बगैर शरीर के कुछ समय बिताया, फिर कोई शरीर मिला तो शरीर में आके फिर यात्रा चालू रही, करते करते आज यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं ये कहता हूँ, बाहर की दुनिया व्यक्ति वस्तु परिस्थिति वाली है, अंदर की दुनिया मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वाली है। अच्छा, इसको थोड़ा सा गहराई से समझ लीजिए। जैसे भौतिक जगत के कार्य करने के अपने नियम हैं कि नहीं, जैसे न्यूटन्स लॉ या आर्किमिडीज के लॉज, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स के लॉज, उन नियमों पर ही भौतिक जगत काम करेगा। रैंडम नहीं है, हैफाजार्ड नहीं है कि भाई पंखे से कभी लाइट आ जाए, पॉसिबल नहीं है। सुन रहे हो ना? मैं कहता हूँ, भौतिक जगत के कार्य करने के अपने स्पेसिफिक नियम हैं। उसमें मैं ये कहूँगा, पृथ्वी तत्व के नियम अलग, जल तत्व के अलग, वायु तत्व के अलग और अग्नि तत्व के अलग। पृथ्वी तत्व ज़्यादा कंडेंस हुआ है तो ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसके ऊपर होता है। जल तत्व पर उतना असर नहीं होता ग्रेविटी का, क्योंकि जो मास है, द्रव्य है, एटम्स की जो कंडेंसेशन है वो पृथ्वी तत्व के मुकाबले में कम है। तो अगर हवा चली तो जल उछलता भी है। वायु तत्व पर और भी कम असर है ग्रेविटी का। आप देखो, पृथ्वी से लेके रियली किलोमीटर्स तक वायु है, ग्रेविटी का असर उतना कम है। वायु तत्व में भी कुछ गैसेस के ऊपर ग्रेविटी का असर ज़्यादा है क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा, कुछ गैसेस के ऊपर वायु ग्रेविटी का असर कम है क्योंकि उनकी डेंसिटी कम। अब थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, दूसरे वायु होंगे ऊपर, दूसरे गैसेस हैं।
सुन रहे हो मेरी बात? ये वायु तत्व पर होने वाला असर। मैं कहता हूँ अग्नि तत्व को देखोगे, ग्रेविटी का असर ही नहीं है, उल्टा है उसके ऊपर। तो आप माचिस की तीली जलाओ और उसको उल्टा करो, अग्नि ऊपर जाती है हमेशा, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगी। सूर्य से पृथ्वी पर जो अग्नि तत्व आ रहा है सूर्य किरण के रूप में, पृथ्वी से टकरा के रिकोशे होके वो चंद्रमा को पहुंचता है। आपने कभी ये देखा होगा, सपोज प्रतिपदा का या दूज का या तीज का चांद हो आकाश में, तो वो चांद जिसके ऊपर सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ रही हैं वो दिखाई देता है एकदम ब्राइट, और दूसरा जो पोर्शन है जिसके ऊपर सूर्य की डायरेक्ट किरणें नहीं पड़ रही, वो चांद का पोर्शन भी आपको दिखाई देता है। इफ यू नोटिस, हैव यू नोटिस दैट? वो हल्का सफ़ेद दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। वो क्या हो रहा है, पृथ्वी के ऊपर सूर्य की जो किरणें पड़ रही हैं वो उस पोर्शन पे पड़ के वापस आ रही हैं, तो हम उस चांद के पोर्शन को भी देख पा रहे हैं। आर यू लिसनिंग टू मी माय डियर? मेरा पॉइंट ये है कि सूर्य का किरण जो अग्नि तत्व का पोर्शन है वो ग्रेविटी से इफेक्टेड ही नहीं है। अग्नि तत्व के ऊपर सबसे कम इफेक्ट है ग्रेविटी का। मेरा पॉइंट यह है, ऐसा अलग अलग तत्वों पर अलग अलग नियमों का असर वाला ये ब्रह्म है, फिजिकल यूनिवर्स है। वैसे ही अपनी चेतना के मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के कार्य करने के भी अपने स्पेसिफिक नियम हैं, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं। उन्हीं नियमों पर मन कार्य करता है। जैसे एक नियम मैं कहूँ, एक्सपेक्टेशन रिड्यूसेस जॉय। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, जैसे ही तुम मांगने के मूड में गए, अपनी प्रसन्नता को खुद ही कम करने लगे। वही मन देने के मूड में गया, हमेशा प्रसन्न 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 ही रहा। ये नियम है भाई, तुम करोगे क्या? उस नियम के आधार पर का तुम्हारा जीवन होगा तो प्रसन्नता मिलेगी। उस नियम के विरुद्ध तुम काम करोगे, प्रसन्नता कम होगी। It is a technical process. We make it an emotional issue. मेरी अपेक्षा पूरी नहीं कर रहे हो, मैं कह रहा हूं तुम अपेक्षा कर ही रहे हो तुम्हारे खुद के ही जीवन का कबाड़ा करने के लिए। दूसरी, अपनी चेतना का मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पर्सनल कॉन्शियसनेस का एक और फैंटास्टिक नियम, व्हाट यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। जिस चीज को तुम रोको, प्रतिकार करो, ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, मन में जैसे ही प्रतिकार आता है, तुम्हारा मन कहो, बुद्धि कहो, चित्त कहो, अहंकार कहो, वहां चिपक जाता है। वही बार बार जीता रहेगा। वही तुम कहो प्रतिकार त्याग के स्वीकार कर लो, वो अप्रसन्नता आके निकल जाएगी। उसी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वाली अंदर की दुनिया का एक और फैंटास्टिक नियम, सुन रहे हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेस पावर। जैसे ही तुम्हारा मन जिम्मेदारी लेने के मूड में गया, शक्ति बढ़ने लगी, एक शक्ति का संचार होने लगा। तुम्हारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वाली अंदर की दुनिया उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ऑलरेडी लग गई, काम में तत्पर होने लगी, उत्साह बढ़ने लगा, पावर बढ़ने लगा, बुद्धि काम में लगने लगी, खट 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 आगे के दरवाजे खुलने लगे।
ऐसी चेतना है हर व्यक्ति की। जैसे बाहर की दुनिया के नियम हैं, वैसे ही अंदर की दुनिया के भी नियम हैं। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ, मन के 3 कार्यों को, बुद्धि के 5 कार्यों को, चित्त के अलग अलग लेवल्स को और ईगो के कुछ फ्लेवर्स को। मन के 3 कार्य, बुद्धि के 5 कार्य, चित्त के 2 लेवल्स और अहंकार के कुछ फ्लेवर्स, इनको समझने की चेष्टा करेंगे।